नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं देहरादून से। बड़ी खबर जहां पर आपको बता दें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां पर आपको बता दें फिलहाल सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद पहुंचे ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट, जहां पर उन्होंने स्वागत किया। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर? देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक निजी कार्यक्रम में देहरादून आए हुए। एक निजी अखबार के संवाद कार्यक्रम में उनका देहरादून आना हुआ, तो ज्वालीग्रांट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया और यहाँ पर उत्तराखंड आने पर उनका धन्यवाद भी किया। चार धाम यानी बद्रीनाथ और केदारनाथ में उनको आने का उनको निमंत्रण भी दिया है और अगर उम्मीद की जा रही है अगर आज वो रुकेंगे तो हो सकता है कल वो केदारनाथ भी जाएं। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षा मंत्री का आज का कार्यक्रम बेहद निजी था और उस कार्यक्रम में बस ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री ने बस उनका स्वागत किया। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका पंकज। तो सीएम धामी ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर उन्होंने स्वागत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड, ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे जहां पर उनका स्वागत किया गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट पर। वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी भी इस दौरान मौजूद नजर आए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ज्वालीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर आपको बता दें फिलहाल उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। और आपको बता दें कि इस दौरान वरिष्ठ सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें जुलाई में हो सकते हैं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव, जहां पर वोटिंग के लिए 7 या 10 जुलाई की तिथि प्रस्तावित है। जहां पर हरिद्वार को छोड़कर 12 जिलों में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 20 जून को संभावित है। जहां पर आपको बता दें कि सूत्र बताते हैं कि मतदान के लिए 10 जुलाई की तिथि प्रस्तावित है। 2 चरणों में चुनाव हुआ तो 7 जुलाई को भी वोटिंग होगी। 15 जुलाई को प्रदेश में मतगणना हो सकती है। तब तक के लिए डीएम, एसडीएम, एडीओ प्रशासक बनाए गए हैं। तो हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में चुनाव होंगे और इसकी अधिसूचना भी जल्द जारी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन में हाल ही के दिनों में हुई कई घटनाओं ने सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने हेलीकॉप्टर संचालन की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया है। डीजीसीए ने इन घटनाओं की जांच शुरू कर दी है, जिसमें तकनीकी खामियां, संचालन से जुड़ी गलतियां और मौसम से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी के तहत विशेष ऑडिट और निगरानी की व्यवस्था की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड में वीकेंड पर चारधाम और पर्यटक स्थलों में जाने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की गाड़ियों का लंबा जाम देखने को मिल रहा है। चारधाम रूट में हरिद्वार, ऋषिकेश और टिहरी क्षेत्र में ट्रैफिक देखने को मिल रहा है और इसके अलावा मसूरी, नैनीताल, धनौल्टी, नीम करौली, बाबा मंदिर समेत कई हिल स्टेशन में ट्रैफिक की समस्या हो रही है। वहीं यातायात निदेशक IG NS नपलच्याल
ने बताया कि बीते वीकेंड गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी होने के कारण 2025 का सबसे बड़ा ट्रैफिक दबाव देखने को मिला है। हरिद्वार में हमने सैटरडे को और हमने जो है इसमें होल्डिंग भी करीब लगभग 1 घंटा वाहनों को होल्ड भी कराया था, क्योंकि आपका सारा का सारा हरिद्वार से लेके जो तपोवन एरिया है हमारा सबसे ज़्यादा चौक पॉइंट है, क्योंकि सड़कें हमारी लिमिटेड है। ऊपर में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल हरिद्वार से लेके देहरादून आपका ऋषिकेश और जो गोदी की रेती टिहरी गढ़वाल का कुछ पार्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा चौक पॉइंट हमारा रहता है। तो उसको लेके प्लान तो हमारे हैं, मैक्सिमम आदमी हमारे इवन एसपी तक सड़कों में, मतलब आप मानेंगे नहीं कि 13-14 घंटा वो सुबह 7 बजे से लेके शाम को कहीं कभी कभी जो है 9-10 बजे तक भी, कल 12 बजे तक ट्रैफिक जो उतरने वाली ट्रैफिक है उनको उन्होंने मैनेज किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार से सामने आई है, जहां पर हरिद्वार में सरेराह लड़की को पीटने वाली महिलाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 3 महिलाओं को पकड़कर उनका पुलिस एक्ट में चालान कर दिया है। पुलिस की ओर से मारपीट करने वाली महिलाओं का वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दबंग महिलाएं अपने किए पर माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं। जा रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकलनी थी, हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया, तो इसलिए सर हमने उसको एक आदर लगा दिया और हमारी गलती थी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आगे से हम जो ये जा रहे थे, वहाँ बहुत ज़्यादा जाम हो रहा था। उस लड़की ने हमारी स्कूटी नहीं निकलनी थी, हमने उसको ये कहा कि हमें साइड दे दो। वो गाली गलौज करने लग गई। गाली गलौज करने के बाद हमारी लड़की को उसने धक्का दे दिया, तो इसलिए सर हमने उसको एक आदर लगा दिया और हमारी गलती थी कि हमने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आगे से हम जो ये जा रहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और नेशनल हाईवे 534 पर जनपद पौड़ी के सतपुली के पास पोकलैंड मशीन की विकेट से डांडा मंडी निवासी सुमन देवरानी की हत्या करने वाले पोकलैंड के ऑपरेटर प्रवीण बर्थवाल को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया। दरअसल सुमन देवरानी अपने दोस्तों के साथ कार में सतपुली की ओर जा रहा था। रास्ते में सतपुली मंडी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था और इसी बीच सड़क खोलने को लेकर उसकी पोकलैंड के ऑपरेटर से बहस हो गई थी। पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर ने मशीन के वकेट से कुचलकर हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। 9 जून की रात्रि में इस अभियुक्त को हमारी टीम्स के द्वारा यमुनानगर हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है और जांच में और पूछताछ में ये पता चला है कि इन दोनों की आपस में किसी बात को लेकर बहस हुई और बहस होने के उपरांत इस ऑपरेटर के द्वारा क्रेन की बकेट से हमला कर दिया गया। इस जांच में हम लोग सभी पहलुओं पर आगे विवेचना कर रहे हैं और इसमें जो भी आगे फैक्ट्स आएंगे उसी के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त की गिरफ्तारी करने के उपरांत आज माननीय न्यायालय में इसे पेश किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर ऋषिकेश से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि मस्तराम घाट पर नहाने के दौरान युवक डूब गया। जहां पर सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और साथ ही साथ डीप डाइवर ने रेस्क्यू कर शव को खोजकर बाहर निकाला। 4 दोस्तों के साथ ऋषिकेश घूमने आया था मृतक, तो वहीं गंगा में नहाते समय दर्दनाक हादसा हुआ। तो मस्तराम घाट पर हादसा हुआ। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें फिलहाल नहाने के दौरान युवक डूब गया, हादसे का शिकार हुआ। और उत्तराखंड में लागू की गई नई
समान नागरिकता संहिता और ऑनलाइन रजिस्ट्री अधिनियम 2025 को लेकर अधिवक्ता समाज में तीव्र असंतोष है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इन कानून के कुछ प्रावधान उनके हितों के विरुद्ध हैं और उनके पेशेवर अधिकारों को सीमित करते हैं। इसी को लेकर आज जिला बार एसोसिएशन देहरादून के आह्वान पर अधिवक्ताओं द्वारा सचिवालय कूच किया गया। बार काउंसिल का कहना है कि यदि समय रहते हुए सरकार ने अधिवक्ताओं की चिंताओं पर ध्यान नहीं दिया तो विरोध को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हमारा आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि ये हमारी आजीविका पे कुठारघात किया गया है। हम लोगों को बिना साथ लेकर चलते हुए इन्होंने जो नीतियां बनाई हैं उससे हमारी आजीविका पर एक तरीके से कुठारघात हो रहा है। और अगर हमारे साथ ये होगा, हमारे आगे परिवार हैं, अधिवक्ताओं के साथ आगे स्टाफ मेंबर जुड़े हैं, स्टेनो है, टाइपिस्ट हैं और लोग हैं, इन सब की आजीविका के बारे में इन्होंने क्या सोचा है, इसके बारे में प्रशासन मौन है। हम अपने प्रधान और अपने जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं उनके साथ चलेंगे। अधिवक्ता का योगदान जब स्वतंत्रता संग्राम रहा हो, चाहे उत्तराखंड का आंदोलन रहा हो, अधिवक्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और अधिवक्ताओं के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस बात का हम सरकार से निश्चित तौर पे आज ही जवाब चाहते हैं कि हमें हमारी बात का जवाब दे। ज्ञापन हमारा तैयार है, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव कौन ज्ञापन लेने आते हैं या हमारा प्रतिनिधि मतलब जाएगा और वो क्या हमें बात करते हैं। अब हमें आश्वासन नहीं, हमें तो धरातल पे काम दिखना चाहिए, तभी हम लोग जो है शांत बैठेंगे, वरना हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। सरकार ने क्या किया कि जो यूसीसी का जो कानून लाए हैं उसमें बिना किसी अधिवक्ता से विचार विमर्श किए, बिना कोई कोई मीटिंग बना के, कोई ग्रुप बनाकर किसी से भी डिस्कस नहीं किया। उस वजह से उसका खामियाजा ये होगा कि लोगों की जो ये प्रक्रिया से जो खराबियां होंगी, जो और मुकदमे बढ़ेंगे, जो लिटिगेशंस बढ़ेंगी, वो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। साथ में अधिवक्ता साथी जो जिनको बीच में नहीं रखा गया है इस ऑनलाइन वाली प्रक्रिया में, उनका बहुत ज्यादा नुकसान। और खबर देहरादून से सामने आई, जहां पर सहायक अभियंता वरिष्ठ सूची को गलत तरीके से जारी किए जाने को लेकर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर संगठन का ऊर्जा भवन मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन आज देखने को मिला, जहां पर तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। तो वहीं एक और कर्मचारी शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रशासन कर्मचारियों से प्रदर्शन पर सख्त है। आज ऊर्जा भवन मुख्यालय पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। सीनियरिटी लिस्ट 2008-9 के लिए बनाई गई है। उसकी कट ऑफ डेट जो होती है वो 30 जून 2009 होती है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये है कि 30 जून 2009 के बाद कोई भी जो अभ्यर्थी हैं, चाहे वो डायरेक्ट हों चाहे प्रमोशन से हों, वो 2008-9 की जो सीनियरिटी होगी उसमें नहीं लिए जाएंगे। अगले साल की जो बनेगी उसमें लिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2008-9 के जो प्रमोशन वाले लोग हैं उनको भी लिया है, और जो 2008-9 के नहीं है सहायक अभियंता, जो 9-10 में करंट के हिसाब से आने चाहिए, उनको भी वो 8-9 में ले लिया है, जिससे वो कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, प्रबंधन लगातार अनदेखी कर रहा है। हम ये कहते हैं कि ना आप दूसरे पक्ष की सुनिए, ना हमारी सुनिए, हमारी भी मत सुनिए। अनबायस्ड होके आप देखिए कि माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ही सीनियरिटी होगी, तो आप उसको फॉलो कीजिए। आपने एक पैरेलल कमेटी बना दी, न्यायालय के आदेश आने के बाद एक कमेटी बना दी, उस कमेटी के सम्मुख भी हमारी बात को नहीं रखा गया और उसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए। उन तथ्यों को प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय ने पहले से ही जो है खारिज किए गए। तो हम ये चाहते हैं कि आप न्यायालय के आदेशों का पालन करें, बाकी दूसरे किसी की ना सुनें। पूरा संज्ञान लिया गया है, पूरी स्टडी करी गई है। जितने भी आदेश माननीय न्यायालय से आए गए हैं, कमेटी द्वारा, उत्तराखंड शासन की शीर्ष कमेटी द्वारा, जिसमें 3 IAS अधिकारी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उन अधिकारियों द्वारा डिसीजन लिया गया, जिसमें डिसीजन लेने के उपरांत ही ये सीनियरिटी लिस्ट बनेगी। जो उनके आदेश है उनका अनुपालन किया गया। इसमें मैं नहीं समझता कि कहीं पर कोई कोर्ट की आदेशों के अवहेलना हुई है, मैं नहीं समझता किसी प्रकार से। और मैं अपने कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ कि आप इसमें पुनः आपस में बैठ के विचार कीजिए। इसमें कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की गई है। अतः मेरा अनुरोध है कि सभी कर्मचारी अपने काम पर लौटें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खबर देहरादून से, जहां पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और सीएम पुष्कर सिंह धामी संकल्प से सिद्धि तक
विषय पर आयोजित प्रेस वार्ता में शामिल हुए, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी प्रेस वार्ता में शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों के बारे में बात रखी। सुनिए क्या कुछ कहा। पटका बनाकर स्वागत करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। आज मेक इन इंडिया ने, इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे हैं। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। मोदी सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी, लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। और मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने जब से लंगड़े घोड़े का जिक्र किया है, तब से कांग्रेस में इन दिनों लंगड़े घोड़े की खूब चर्चा चल रही है। धारचूला में कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पार्टी का लंगड़ा घोड़ा ढूंढ लिया है। हरीश धामी ने हरक सिंह रावत को कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेता ही लंगड़े घोड़े हैं। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब लड़ाई, जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी, उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए, और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। देखिए, हरीश धामी किसी से न डरता न झुकता, सत्यता बोलता हूँ, सत्यता पे रहता हूँ। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है। और खबर देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि पार्टी के भीतर अब सिर्फ लंगड़े घोड़े बचे हैं। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस में लंगड़े घोड़ों की क्लास शुरू हो चुकी है। जो तेज दौड़ने वाले नेता थे वो बीजेपी में आ गए हैं। महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। देखिए, कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की क्लास प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले आसार हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं, ऐसे कितने, उनको पार्टी में जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। और खबर देहरादून से, जहां पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रदेश में खनन सामग्री की बढ़ती कीमतों को लेकर बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार की नीतियों और अवैध खनन पर नियंत्रण न कर पाने की वजह से खनन सामग्री के दाम 3 गुना तक बढ़ गए हैं। राज्य में भी आपकी सरकार, पुलिस आपकी, खनन अधिकारी आपके, खनन विभाग आपका, तो आपकी नाक के नीचे अगर अवैध खनन हो रहा है और उसके बाद तुर्रा ये कि हम राजस्व, रिकॉर्ड राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं, तो आप वो रिकॉर्ड राजस्व कहां से इकट्ठा कर रहे हैं? राज्य की जनता को जो सामान
₹1 में मिलता था वो ₹3 में मिल रहा है। 3 गुना आपने रेत का, बजरी का, पत्थर का, कंक्रीट का, सारा कोर सैंड का जितना माल आज बिल्डिंग मटेरियल में लगता है वो 3-3 गुना रेट पे उत्तराखंड के लोगों को मिल रहा है। गंगा हमारी, जमुना हमारी, शारदा हमारी, खो नदी हमारी, तमाम नदियां हमारी, हमारा पत्थर, हमारा पानी, और हमको आप महंगा खनन दे रहे हो इस राज्य के लोगों को। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।